नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम आप तक कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का कृषि में इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे जूट की। जूट पश्चिम बंगाल की एक बड़ी नकदी फसल है और हर वर्ष यहाँ पर 5,15,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। लेकिन इस बार रबी सीजन में किसानों का रुख मक्के की फसल की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक जूट में जीरो टिलेज तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। देश भर के कुल जूट उत्पादन का 3/4 हिस्सा पश्चिम बंगाल में उगता है, लेकिन अब राज्य में ये फसल अपनी चमक खोती जा रही है। खास तौर से तराई इलाकों में अब किसान जूट की जगह मक्का को अपना रहे हैं। इस परिस्थिति ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। 1914-15 में उत्तर बंगा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पूर्वी कांगे मैदानी इलाकों में एक परियोजना चलाई, जिसे सतत और लचकदार कृषि प्रणाली का प्रोत्साहन यानी SRFSI कहा गया। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को इस काम में CIMMYT अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं उन्नयन केंद्र के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी ACIAR का भी सहयोग मिला। बल्कि ACIAR ने तो इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की। परियोजना के तहत अलग अलग फसलों पर कृषि संरक्षण के तरीके लोकप्रिय बनाने के लिए परीक्षण किए। इन परीक्षणों का फायदा ये रहा कि 2017-18 के दौरान जूट में कृषि संरक्षण के प्रोटोकॉल का मानकीकरण किया गया और इस प्रोटोकॉल को अलग अलग क्षेत्रों में किसानों के बीच जाकर उनके खेतों में प्रदर्शित किया गया। खास तौर से जूट में जीरो टिलेज तकनीक को बढ़ावा दिया गया। जीरो टिलेज यानी बिना जोते बुआई करना। हालांकि शुरुआत में किसानों को जीरो टिलेज तकनीक अपनाने के लिए तैयार करना मुश्किल था, बल्कि जूट की फसल पर जीरो टिलेज के प्रदर्शन के लिए किसानों को मनाने में ही वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। बाद में जब प्रदर्शन के बेहतर नतीजे सामने आए तो किसानों का डर खत्म हो गया और वो इस तकनीक को अपनाने के लिए राजी हो गए। पश्चिम बंगाल कृषि विभाग और कृषि के लिए काम करने वाले एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन की मदद से पिछले 2-3 साल के दौरान जीरो टिलेज तकनीक अपनाने वाले किसानों को काफी फायदा हुआ है। आजकल खेती में मजदूरों की कमी होती जा रही है। ऐसे में ये तकनीक जल्द ही किसानों को आकर्षित करने लगी। पिछले कुछ सालों के दौरान किसानों ने कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हालांकि गेहूं की फसल में पहले से ही किसान इस मशीन का उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन नुकसान ये था कि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद खेत में पराली रह जाती थी और फिर खेत खाली करने के लिए उन्हें पराली जलानी पड़ती थी। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने हैप्पी सीडर मशीन बनाई। ये ऐसी मशीन है जो पराली को जलाए बिना और खेत को जोते बगैर गेहूं बो सकती थी। पश्चिम बंगाल में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल जूट बोने के लिए किया गया। शुरुआत में ट्रायल के आधार पर हैप्पी सीडर से जूट बोया गया और शायद भारत में हैप्पी सीडर से जूट बोने का ये पहला मामला था। इस साल अकेले कूच बिहार जिले की करीब 10 एकड़ जमीन पर प्रदर्शन किया गया और 25 किसान इस प्रदर्शन के लिए तैयार हुए। इनमें से अधिकतर किसान जीरो टिलेज तकनीक के बारे में जान चुके थे और पिछले 2 साल से जूट में मल्टी क्रॉप प्लांटर के जरिए इसे अपना भी रहे थे। ये तकनीक अपनाने के बाद प्रति एकड़ लागत सिर्फ 20,250 रुपए रह गई, जो पुरानी और प्रचलित तकनीक के मुकाबले 5,280 रुपए कम थी। इसके अलावा हैप्पी सीडर ने भी प्रति एकड़ लागत को 1,980 रुपए और कम कर दिया। जूट में हैप्पी सीडर तकनीक ने कूच बिहार के कई किसानों को संतुष्ट किया। खास तौर से अच्छी पैदावार और बेहतर मुनाफा किसानों की जिंदगी में सुकून ला रहा है।
पराली जलाने का चलन कम हुआ, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली। विज्ञान और किसान के बाद अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में। आइए जानते हैं कि मौसम के हिसाब से, महीने के हिसाब से कृषि में कौन कौन सी विशेष गतिविधियां हैं जिनका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। आइए देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। राजमा, सेम, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, गेंदे, मटर व रबी फसलों में शाम के समय आवश्यकता अनुसार एक हल्की सिंचाई करें। पालक, धनिया, मेथी की बुआई कर सकते हैं। पत्तों की अच्छी बढ़वार के लिए 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क दें। तो ये था इस माह का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए किसान तुलसी गौड़ा से। जी हां, इन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। हमारे जीवन के लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है और स्वच्छ पर्यावरण में ही हम सुखद जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन काल में हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए तुलसी गौड़ा की कामयाबी की कहानी। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला है। छोटी झाड़ियों वाले पौधे से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वो इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसीलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में उनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इसी उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला है जो कर्नाटक के होन्नाली गांव में रहती हैं। वो कभी स्कूल नहीं गई और न ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान ही है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम तथा जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। अपने जीवन काल में वो अब तक 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वो केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती हैं, बल्कि पौधरोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वो अपने बल पर खड़ा न हो जाए। वो पौधों की अपने बच्चे की तरह सेवा करती हैं। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में भी गहरी जानकारी है। एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद वो समझती हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण किए बगैर खुशहाल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लिहाजा अपने स्तर से इस काम में जुटी हुई हैं। पर्यावरण को सहेजने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र अवार्ड
राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो खुशी उन्हें पौधे लगाने और उसके पेड़ बनने तक के बीच किए गए देखभाल से मिलती है, वो खुशी उन्हें पुरस्कार पाकर भी नहीं मिलती। सोचिए, बिना किसी लाभ की उम्मीद लगाए एक महिला पिछले करीब 6 दशकों से पर्यावरण को संवार रही है। एक ऐसी महिला जिसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने द्वारा लगाए गए लाखों पौधों को ही अपना बच्चा मानती हैं और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश भी करती हैं। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भाव उन्हें विरासत में मिला है। आदिवासी समाज में जल, जंगल और जीवन को बचाने की संस्कृति आज भी विद्यमान है, पर औद्योगिक विकास ने एक तरफ आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, तो दूसरी तरफ आर्थिक लाभ के चलते जंगलों का सफाया भी किया जा रहा है। उजड़ते जंगलों की व्यथा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होती है, लिहाजा इसके संरक्षण के लिए तत्परता दिखानी होगी। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद तुलसी गौड़ा की जिंदगी में कोई खास परिवर्तन हो या ना हो, पर अपने जज्बे से वो सबके जीवन में परिवर्तन लाने का सिलसिला जारी रखने वाली हैं। तुलसी गौड़ा के प्रयासों से हमें सीख मिलती है कि हमें भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धरातल पर काम करना चाहिए। यदि पर्यावरण का वास्तव में संरक्षण करना है, तो दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बाहर निकालना जरूरी है। पौधरोपण सुखद भविष्य के लिए किया जाने वाला एक जरूरी कर्तव्य है। पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने का एकमात्र उपाय पौधरोपण पर जोर देने तथा जंगलों के संरक्षण से जुड़ा है, और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि दर्शन में फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के बारे में। जी हाँ, इन कानूनों का मकसद यही है कि हमारे किसानों के पास अपनी उपज बेचने के अच्छे विकल्प हों, आय में वृद्धि करने के ज्यादा रास्ते हों और साथ ही साथ व्यापार पारदर्शी बने। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारे किसानों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं ये 3 नए कृषि कानून। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। पहला कृषि जो उपज है उसके व्यापार से संबंधित है और हमारी कोशिश उसके माध्यम से है कि किसान अपनी फसल को कहीं से भी किसी को भी किसी भी स्थान पर अपनी मनचाही कीमत पर बेच सके, ये स्वतंत्रता किसान को मिलनी ही चाहिए। दूसरा, कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार अधिनियम वह भी पारित हो गया और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया वह भी पारित हो गया। और इन सब कानूनों को पारित करने में लगभग लोकसभा और राज्यसभा
दोनों सदनों में 4-4 घंटा विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर सभी दल के लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया और तदुपरांत वो कानून पारित हुआ और आज देश में वह लागू हो गए हैं। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इन तीनों कानून का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। लोकसभा और राज्यसभा में मैंने फ्लोर पर कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसलिए एमएसपी के बारे में किसी भी प्रकार की शंका और कुशंका किसी के मन में आज नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार ने मोदी जी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात लगातार एमएसपी को और परिमार्जित करने का निरंतर प्रयास किया है। 1.5 गुना बढ़ाया, वो एक पक्ष है। सरकार की खरीद को बढ़ाया, वो दूसरा पक्ष है। गेहूं और धान के साथ दलहन और तिलहन को भी खरीदने का काम शुरू किया गया, ये तीसरा पक्ष है। और इसलिए एमएसपी के मामले में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और एमएसपी के विषय पर भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार किसानों से, यूनियन से उसके लिए चर्चा करने के लिए तैयार है। ये हमने पहले भी कहा है। कृषि क्षेत्र को और गति देने के लिए और आर्थिक मदद के मकसद से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी।
किसान अपनी सूझबूझ, अपने अनुभव और अपने साथी किसानों से सलाह के आधार पर अपने कृषि कार्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने सवालों के सही जवाब नहीं मिल पाते। इसीलिए इस भाग में हम आपको देते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब विशेषज्ञ के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे विशेषज्ञ के जवाब इन सवालों के। शुभम कुमार जी मुंबई से पूछ रहे हैं कि प्याज के बीज 1 महीने पहले लगाए थे उन्होंने और साथ में इसमें पानी की मात्रा अधिक कर दी और प्याज बढ़ नहीं रही है, इसके लिए क्या करें सर? जब भी आप प्याज में ज़्यादा पानी देते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से पीली पड़ जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, पौधा ठीक से सांस नहीं ले पाता है जिसकी वजह से पीलापन आ जाता है। तो इसका यही उपाय है कि थोड़ा खेत को सूखने दें और सूखने के बाद उसमें निकाई गुड़ाई कर दें ताकि खेत थोड़ा सूख जाए और उसके बाद थोड़ा उसमें यूरिया डाल दीजिए ताकि फसल उभर सके और आपको अच्छी पैदावार मिल सके। और अब बात करते हैं आज के मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, हम हर बार आपको कृषि संबंधी नई मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम आपको किस ऐप के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। यह ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीकों के साथ साथ सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। मोबाइल ऐप के बाद अब जान लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह पड़ सकता है पाला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह शीतलहर और पाला पड़ने के हैं आसार। उत्तर प्रदेश में भी आज और कल कहीं कहीं सर्द हवाएं चलेंगी। यहाँ के उत्तरी इलाकों में भी घना कोहरा छा सकता है। हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मंडी भाव पर लगातार वो नजर रखें। तो आइए देख लेते हैं मंडी भाव। गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का का मंडी भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मेघराज मंडी में इसका भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का का भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं मालपुरा मंडी में इसका भाव 1940 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का का भाव 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं कासगंज मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर मंडी में इसका भाव 1620 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और आइए अब देखते हैं आज क्या है आपके लिए ट्विटर प्लेट पर। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।